हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों कंटिन्यू चल रहा है, जैसा कि हमने आपको कहा था कि कंटिन्यू आपको जो है मैथ और फिजिक्स के वीडियो एक एक दिन के अंतर पर मिलते रहेंगे। तो आज फिजिक्स का टर्न है। तो आज फिजिक्स का सेकंड लेसन लेके आए, गॉसेस थ्योरम। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गॉसेस थ्योरम। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अच्छे से, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक, तो चलिए सेलेक्ट हो गया है। तो देखते हैं कि गॉसेस थ्योरम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सेकंड लेसन गॉसेस थ्योरम है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये देख लेते हैं। ठीक, क्या लिखा है, स्थिर विद्युत्की में गॉस की क्या प्रमेय है। इस प्रमेय की सहायता से इस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना है भैया। तो बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले क्या लिखा है, स्थिर विद्युत्की में गॉस की प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गॉस की प्रमेय के बारे में जान लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। ठीक, और इस प्रमेय की सहायता से ही हमें पतले गोली कोश का फार्मूला निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले है गॉसेस थ्योरम। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रो ए क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन इनक्लोज विद इन द सरफेस। इस कथन के अनुसार किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर या उस सतह द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/epsilon naught गुना होता है। यही होती है इसकी वैल्यूज। ठीक है ना। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसका फार्मूला क्या होता है तो आपको पता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। अब चलिए देखते हैं इसका फार्मूला डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को करना कैसे है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक ठीक, तो आइए अगले पेज पे देखते हैं क्या कह रहा है इसका कंडीशंस। तो सबसे पहले एक आपको स्पष्ट फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक, तो ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे क्या है, इस स्फेयर की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, और इस स्फेयर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे ये बाहर, ठीक है ना, आपको बाहर बतानी है। ठीक, ये देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। ठीक, आउटसाइड है ना, एनी पॉइंट आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज इज दिस थिन स्पेरिकल सेल। ठीक, तो हमें इसके आउटसाइड में कोई जो है पॉइंट ले लेना है। तो ये आउटसाइड में ये हो गया पॉइंट पी, जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका चार्ज होता है जो इस पे एक समान रूप से जो है इक्वल पूरा इसके सरफेस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट भी ये लिख लेंगे। ठीक है ना, कंसीडर ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सरफेस। ठीक, ये आपका जो गॉसियन सरफेस होता है। ठीक, तो इसे हम गॉसियन सरफेस के ही नाम से बन जानते हैं। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपका पी है जहाँ पे आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान रखना इस क्वेश्चंस में। तो इसके सबसे पहले हमें करना क्या है, जो आपका ये दिया गया स्फेयर का। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से
टोटल कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निकल रहा होकर जा रहा है, इसको हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है फार्मूला क्या होता है, फाई ई इजक्वल टू, ये ऐसे लिखेंगे फाई ई इजक्वल टू। अब आप लोग जो है रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में हम आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, डेरिवेशन बताएंगे बस, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फाई ई इजक्वल टू लाइन इंटीग्रल, और इसकी वैल्यूज़ क्या होती, ई डी ए, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस बन जाएगा लाइन इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक। अब 0 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि देखो इसका एरिया सर्फ जो है वेक्टर, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कॉस 0 की वैल्यूज़ आपको पता ही है 0 होती है, ठीक। तो ये आपकी हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमारा सॉरी cos 0 की वैल्यूज़ क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई को बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, ठीक, लाइन इंटीग्रल डी ए, ये हो गया, ठीक। अब इसका हम जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा, फाई ई इजक्वल टू, ये हो जाएगा ई, और इसका इंटीग्रेट हो गया 4 पाई r², ठीक। तो ये हो गया r², ठीक। यहाँ लिख देना ये किसकी वैल्यूज़ है, तो लाइन इंटीग्रल डी ए की वैल्यूज़ हो गई 4 पाई r², ठीक। ये हो गया। अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, गॉसेस थ्योरम, ठीक है ना। तो गॉसेस थ्योरम क्या होती है, फाई ई इजक्वल टू होता है Q/ε0। तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा Q/ε0 इजक्वल टू ई इंटू 4 पाई r², ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो यहाँ से हमें ई की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो ई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q/r², ठीक। यही तो हमें फाइंड करना था। तो ये इस तरह से हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाती है, ठीक। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया तो ये हमारा बन गया, ठीक। तो ये हो गया। अब यही फार्मूला हो जाएगा, तो इसी को हम फार्मूला बोलें, ठीक। तो ये हो गया आपका फार्मूला। ये हो गया फार्मूला, ठीक। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को करना था। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस, कह रहा है स्थिर विद्युत्की में गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक। अब गॉस की प्रमेय क्या है एक बार मैंने बता दिया है, ठीक। एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित है तो बेलन की किसी एक समतल पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ही हमें फाइंड करनी है जहाँ तक, ठीक। कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। व्हाट इज गॉसेस थ्योरम इन स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड अ hollow cylinder q coulomb charge is located if voltmeter electric flux is related to the curved surface of the cylinder, then what will be the electric flux from any one plane surface is of the cylinder, ठीक। चलिए इस क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं और ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक। अभी इस क्वेश्चंस में कह क्या रहा है ये समझ लो, ठीक। कोई क्यू चार्ज है जो इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे मान लो सपोज ये हो जाएगा,
ये देखें, तो इस सिलेंडर में यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है जो इसके, ठीक है ना, हेलो सिलेंडर, इनसाइड है हेलो सिलेंडर, तो इस हेलो सिलेंडर के अंदर क्यू चार्ज है जो है स्थित है। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसका ये जो कर्व सरफेस है, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दे दिया गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी। तो अगर हमने मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा वो क्या है, फाई वन है, ठीक, फाई वन है। तो हमें करना क्या है, इस सरफेस यानी या तो इस सरफेस से या तो फिर इस सरफेस से, किसी एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गुजर रहा वो हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो अब ध्यान दो, अगर हम मान लेते हैं जैसे इसके सरफेस से जो है फाइव फ्लक्स फाइंड हो रहा, ठीक। अब इधर से मान लीजिए कि कितना हो गया फाइव, और इधर से भी कितना हो गया फाइव हो गया, ठीक। तो इतना फ्लक्स हमारा जो है इधर से निकल रहा है, तो हमें इसी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हमें इसके टोटल सरफेस एरिया से जो है कितना फ्लक्स फाइंड निकल रहा है ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई वन प्लस फाई टू, तो फाई टू को हमने फाई मान रखी है, ठीक, प्लस दूसरे प्लस से फाई हो गया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक, इधर भी फाई इधर भी फाई, ये फाई वन लेट कर रखी है, ठीक। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया फाइव वन, और यहाँ हो जाएगा प्लस फाइव फाइव कितना हो जाएगा टू फाइव। तो किसी एक सरफेस से हमें फाइंड करना है तो फाइव वन को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब फाइव वन को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू फाइव इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाइव वन, ये हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें तो फाइव की वैल्यूज फाइंड करनी, तो टू को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फाइव इक्वल टू कितना होगा, टू इधर ट्रांसफ़र होगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो वन बाई टू, और ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाइव वन, ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ठीक। चलिए देखें इस बार क्या कह रहा है, विद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। आई होप आप लोगों को गॉस की प्रमेय अच्छे से आता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय को आप अच्छे से लिख के सिद्ध प्रूव करना सीख लो, ठीक है ना। आइए हम तेज़ी में इसको रिवाइज करा देते हैं कैसे करना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ठीक। तो यहाँ न्यू पेज खोलते हैं, ये हो गया। अब ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हम लोग देंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ठीक, यहाँ से पेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, सबसे पहले क्या करना है, गॉसेस थ्योरम लिखनी, ठीक। तो क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम गॉसेस थ्योरम का आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो गॉसेस थ्योरम अभी अभी मैंने आपको बताया ही था क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड विद इन द सरफेस, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद इसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना। तो डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर कैसे ड्रा करेंगे आइए देखते हैं। तो ये देखिए ये आपका एक फिगर हो गया, इसी तरह आपको फिगर ड्रा कर लेना है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक। ये इसका जो है क्या है, सॉलिड एंगल हो गया जिसे
डी ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कोई जो है आपका स्मॉलेस्ट एरिया है जहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करनी है। ठीक, अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एनी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ओ इनसाइड एनी क्लोज सरफेस। ठीक, ये कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के इनसाइड यानी अंदर पॉइंट ओ पे कोई प्लस क्यू चार्ज आपका लोकेटेड है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अब इस चार्ज का जो है यहाँ पे ये कोई पॉइंट है पी, जहाँ पे आपको जो है क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जो है इससे हो जा रहा है वो निकालना है। ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको हिंदी में भी लिखना है, माना क्यू आवेश का कोई चार्ज है जो किसी जो है बंद सरफेस के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक, तो ये लिखना है। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट है ना, ये जो आपका चार्ज पॉइंट ओ पे है, तो यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण आपको पॉइंट पे पर जो है क्या निकाल लेना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है E इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, इसको आप लेट कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये हो गया, ये क्यू चार्ज है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फ्लक्स फाइंड कर लेना कि कितना जो है फ्लक्स इससे पास हो रहा है। तो आपको पता है अब ये आपकी स्मॉलेस्ट एरिया है, तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एरिया कह दो या एलिमेंट एरिया बोल सकते हो। ठीक, तो इससे कितना फ्लक्स होगा, तो मान लो कितना हो गया d∅e, तो d∅e इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी E dA cos 0 डिग्री। ठीक, वैसे ये यहाँ से थीटा बना रहा है तो थीटा डिग्री हम रखेंगे। ठीक है ना, कितना रखेंगे, थीटा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ई की वैल्यूज़, इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, d∅e, यहाँ हो जाएगा d∅e इक्वल टू, यहाँ पे नहीं आएगा, दूसरे पेज पे ही चलते हैं, तो ये हो जाएगा d∅e इक्वल टू, ई के प्लेस पे ई की वैल्यूज़ पुट कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dA cos थीटा। ठीक, अब आपको पता है डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, dA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा d∅e इक्वल टू, यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया क्यू, और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़, अब ये dA cos थीटा अपान आर स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं, d ओमेगा। ठीक, ये हो गया, बट आपको पता है डी ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो इसकी वैल्यूज होती है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, कितना होता है 4 पाई। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये ध्यान रखिए, पहले आप क्या करिए, यहाँ पे हमने जो फ्लक्स फाइंड कर रखे ये अल्पांश एरिया के, तो हमें क्या करना है, हमें तो टोटल एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो टोटल एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स जो है पास हो रहा है यही निकालना है। ठीक, तो टोटल सरफेस से निकाल लेते हैं, तो टोटल सरफेस से जब निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल, और ये हो जाएगा d∅e। तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल, इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई भैया, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा। तो यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लाइन इंटीग्रल डी ओमेगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान
4πε0 डी ओमेगा के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4π। अब यहाँ हम क्या करेंगे 4π को 4π से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी 5e=q/ε0 और यही होता है गॉस का थ्योरम। ठीक है ना, यही होती है गॉसेस थ्योरम। इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो ये है, इसको रिवाइज कर लो आप अच्छे से एक बार। ठीक है ना, मैं आपको केवल इसका डेरिवेशन पार्ट बता रहा हूँ, आपको इसको स्टेटमेंट के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक, स्टेटमेंट ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखियो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस के प्रमेय के आधार पे असीमित विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको वही चादर वाला डेरिवेशन करना है। ठीक, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार होगा। तो नहीं तैयार तो आइए हम आपको फास्ट में आपको समझा देते हैं कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये कंडीशंस गिवन है, इसको हम जान लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, क्या होती है जानते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। ठीक, ये हो जाता है इसका फार्मूला। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो याद रख लो भाई, कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है। तो यूनिट, तो आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम। और नीचे एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कूलाम। ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन भी आप आराम से लिख सकते हो। तो इसकी बीमी सूत्र तो क्या होती है, कूलाम का हो गया 80। ठीक, और अपान में क्या होगा L²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, L⁻²× 80। ठीक, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन को कैसे करना है आइए देखते हैं। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे हमें करना है। ठीक, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। ठीक, ये ध्यान रखियो, भूलना मत। इस बार क्वेश्चन एक साथ में हो गए हैं। ठीक, तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फिगर ड्रा कर लेना है और इस फिगर को अच्छे से जो है बनाना सीख लो। ठीक, तो क्या हो गया, ये आपका एक चादर है। ठीक, और इस प्लेट पे जो है अगर हम क्लोज कंडीशंस की बात करें तो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल टाइप में बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, इस का नेम दे दिया गया ABCD। ठीक, तो इस तरह से अच्छे से फिगर को ड्रा कर लो। इस पे जो अगर हम गॉसियन सरफेस के पहले तो हम अगर बात करें कि इस पे जो हमारा एरिया होगा वो कितने कंडीशंस होंगे, तो एक ये कंडीशंस बन रहा है, एक इसके सरफेस पे बन रहा है और एक ये इसका जो है सर्कुलर पाथ हो यहाँ पे बन रहा है। तो 3 पोजीशन है। ठीक, तो ये हो गई। तो यहाँ ये कंडीशंस प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये कंडीशंस प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये कंडीशंस प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप फिगर को अच्छे से बनाना सीख लो। ठीक, स्टेटमेंट कैसे लिखा है, कॉपी में लिखा ही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, कि क्या क्या दिया, तो सीधे से आप निकालो। ठीक है ना, ये जो आपका जितना भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिया है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स
तो इसे हम क्या नाम दिए, पॉइंट पी, इसका नाम एन है और इसका नाम क्यू है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जब टोटल जो है निकालेंगे, ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकालना है हमें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई। तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई पी प्लस ये हो गया फाई क्यू, ठीक, और प्लस नेक्स्ट क्या हो गया फाई और इसका नेम है एन, ये हो गया, ठीक। अब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कंडीशन जब रखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी है ना, ये हो गया। तो यहाँ एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज़, ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रेट ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक, प्लस क्यू पे जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ होगी इंटीग्रेट ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक। ये देखिए ये पॉइंट क्यू, तो यहाँ पे भी दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, ठीक। वैसे अगला ये एन पॉइंट पे, तो यहाँ ई का डायरेक्शन इधर हो गया है ना, ये देखें ई का डायरेक्शन ये है और इसका एरिया जो वेक्टर है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेट, यहाँ हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 90 डिग्री ये हो गया। तो अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यूज़ 1 होती है और cos 90 की वैल्यूज़ क्या होती है, 0। तो ये पूरी वैल्यूज़ आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, फाई ई इक्वल टू, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेट ई डी ए, ठीक। अब चूँकि हम यूज़ क्या कर रहे हैं, गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पहले ई को आप बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 ई, और यहाँ हो गया इंटीग्रेट डी ए। तो जब हम इसका जो है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई, और डी ए का इंटीग्रेट क्या होता है, ए, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें तो ई की वैल्यूज़ फाइंड करना है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 2 ए एप्सिलॉन 0, ठीक। अब याद करो, अभी अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, ठीक, ध्यान रखिए, ये आपका कंडीशन जो है क्यू अपान ए, इसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, सिग्मा पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये कंडीशंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जब इसकी हम लोग वैल्यूज़ पुट कर रहेंगे, तो ये दिया गया है ना, क्यू अपान ए, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ए इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये आ गया। और यही फार्मूला होता है हमारा, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा फार्मूला, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। और इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, यहाँ से हट जाओ, ये पूरा दिखना चाहिए, ये हो गया। इस तरह से हम इस डेरिवेशन को कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो थोड़ा स्पीड में मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिए और इसको अच्छे से करना प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक, और इनको कैसे करना है ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें डेरिवेशन पार्ट ही ज़्यादातर हैं, ठीक। जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं विमेय सूत्र लिखें, ठीक।
यानी हमें क्या करना है, पहले तो हमें राइट द डेफिनीशन एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक, तो चलिए भाई देखते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या हो, डेफिनीशन क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू perpendicular direction of surface from an imaginary surface placed in an electric field is called electric flux enclosed within the surface. It is denoted by phi। ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक सतह से सतह के लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसे काय से प्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। ठीक, तो फाई ई से प्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक, अगर आप चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे जब इसका कंडीशंस हो जाएगा तो ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्या है, तो इसका फार्मूला हमें लिखना था, है ना, क्या क्या पूछा गया था। तो फ्लक्स की परिभाषा एवं विमेय सूत्र। ठीक, तो परिभाषा और बीमा लिखना है हमें, तो परिभाषा ये हो गई और इसकी बीमा क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो पहले इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, बॉक्स में रख देते हैं, ये हो गया। ठीक, अब इसका हमें डायमेंशन निकालना है। ठीक, तो डायमेंशन के साथ साथ हम आपको यूनिट भी बता देते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या होगी भाई, तो ई ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र, तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ गई भाई न्यूटन, क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अब इसका हम डायमेंशन भी दिखा देते हैं आपको। डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन का होता है mL/t-2, मीटर का हो जाएगा एल स्क्वायर और कूलाम का हो गया 80। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एल से एल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा mL/3 और यहाँ टी की वैल्यू जुड़ जाएगी, टी की पावर क्या हो जाएगी, ये कहाँ से कितने पेज खुल जाते हैं, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है भाई, ये एल से एल मल्टीप्लाई हो गया और ये टी ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो ये हो जाएगा टी की पावर -3 और ए ऊपर गया तो ए की पावर -1। ये हो गई भाई इसकी डायमेंशन। ठीक, तो ये हो गया, तो हमें इसकी बस डेफिनीशन और डायमेंशन ही निकालनी थी, तो ये हो गई। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको ध्यान रखते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान रखना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भाई 6 नंबर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है डेरिवेशन, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स है। अ चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम्स इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 0.03 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इन सरफेस ऑफ द क्यूब। ठीक, तो क्लोज सरफेस की बात किया जा रहा है, तो क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना क्या है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो देखो यहीं पे हम आपको इसका सल्यूशन बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे नहीं, न्यू पेज पे ही चलते हैं। ठीक, यहाँ आएगा नहीं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे क्यू की वैल्यूज़ गिवन है 17.7 माइक्रोकूलम्स। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। ठीक, तो माइक्रोकूलम्स ये हो गया, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, साइड दे दी गई है,
तो इसकी क्यूब की साइड यानी कि ए इक्वल टू 0.03 मीटर। ठीक, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते। चलो, फार्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ये ज़रूर ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के अंदर रखा गया, क्यूब पे कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, तो हमें ईच, तो हम क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू के प्लेस पे इसकी वैल्यू 17.7 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8.85 एप्सिलॉन जीरो की वैल्यूज़ होती है 10⁻⁻12। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे जीरो इंक्रीज कर दो, यहाँ जीरो इंक्रीज करके पॉइंट से पॉइंट कर दो कैंसिल। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 885 दूना 1770 होता है। ठीक, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस जो होगी वो क्या हो जाएगी भैया, तो वो हो जाएगी फाई ई इक्वल टू, यहाँ हमारा ये 10⁻6 जब 12 ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस बन गया 1/3 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर गया प्लस में हो गया 6 माइनस होके क्या बन गया 6। अब 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, तो पहले तो पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ऊपर 1 है, तो 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 10⁻6 ये हो जाएगा। तो पॉइंट को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻। अब आगे से जब पीछे कोई पॉइंट जाता है तो आपको क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव साइन, तो एक जीरो कम, एक पावर कम हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, डालिए कि नहीं डालें, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, शायद डिलीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या लिखा है, घन कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल। ठीक, तो हमें सॉलिड एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, सॉलिड एंगल क्या होती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड एंगल। ठीक, तो सॉलिड एंगल क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है भाई, द एंगल subtended by the area of the spherical surface at the center of the sphere is called solid angle। ठीक, कलर चेंज, हाँ ठीक, तो ये हो गया भाई। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड एंगल, तो क्या लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। ठीक, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक, तो ये आपका कोई गोले का सरफेस है, इस गोले के सरफेस द्वारा गोले के केंद्र पर, ठीक, सपोज करो ये कोई गोला है। ठीक, अब यहाँ पे हम कोई अल्पांश एरिया ले लें। ठीक, ये हो गया कोई अल्पांश एरिया, तो इस अल्पांश एरिया द्वारा या इस क्षेत्रफल द्वारा, ठीक, इस गोलीय क्षेत्रफल द्वारा इस गोले के केंद्र पर ये जो कोण आपका बन रहा है, यही कोण हमारा क्या होता है, घन कोण होता है, जिसे हम ओमेगा या डी ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये, तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक,
अब इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं इसके टोटल चीज़ों के बारे में जान लो, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई गोला है जिसका रेडियस आर है, ठीक, हो सेंटर इज ओ, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर रेडियस आर इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई डेल्टा ए तो द एट द सेंटर, ठीक। माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र ओ है, आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए द्वारा गोले के केंद्र पर बना गया घनकोण। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर, ठीक। तो ये इसका फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिए। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, और इसकी डायमेंशन जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक। विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम ऑब्टेन द expression for electric field intensity near a uniformly charged state wire of infinite length, ठीक। तो आराम से कर सकते हो। अब इस डेरिवेशन को जो है कितने बार बताया जाए, ठीक। तो इस डेरिवेशन को कर लीजिएगा, ये एच डब्ल्यू है, ठीक, इसको कर लीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आया है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस का थ्योरम आ चुका कई बार, ठीक है ना। इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक। तो कूलाम का नियम भी लाना है, तो इसको भी मैं करवा चुका हूँ, आप लोग इसको भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर देने पर प्रेक्षित वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, निम्न स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर देने पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा और क्यों। तो और इसमें क्या है, तो क्यों का जवाब हमें देना है। तो साथ में क्या लिखा हुआ है, क्यों, बिंदु आवेश, नंबर फर्स्ट बिंदु आवेश, नंबर दो वैद्युत द्विध्रुव, नंबर तीन अनंत आवेशित चादर, ठीक। इन द फॉलोइंग इफ the distance of the observer point from the center of the source is hold, what will be the all, ठीक है ना, what will be the value of the observed electric field and why। नंबर फर्स्ट पॉइंट चार्ज, नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, नंबर थर्ड इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक। तो इसके आधार पे हमें इसका आंसर बताना है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया पेज खोल लेते हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, इस 11 नंबर, ठीक। क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर है ना, हाँ 11 नंबर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, 11 नंबर है। तो देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको देना है। तो क्या कह रहा है, नंबर फर्स्ट है पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर का फर्स्ट केस क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज होगा तो उस केस में क्या कंडीशंस होगा, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश भैया, ठीक, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, ठीक। पहले केस के लिए, अब बिंदु आवेश के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, ठीक, वो क्या होता है, तो ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। क्या हो गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ठीक। तो अगर हम इस फार्मूले से देखें तो इस फार्मूले में हमारा कंडीशंस क्या बन रहा, इस फार्मूले से हमारा कंडीशंस ये आ रहा कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r², यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। अब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इस केस में अब ध्यान रखियो, ठीक। अगर हम ये मान लें कि ये E1 का कंडीशन, तो E1 इक्वल टू क्या हो गया, 1/r², ठीक।
अब इसका जो डिस्टेंस है वो क्या किया जा रहा है, क्या कहा गया है इसमें, ये ध्यान दीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, स्रोत के केंद्र पर है ना, दूरी आधी कर देने पर क्या हो, दूरी आधी कर दिया जाए तो दूरी आधी कर देने पर क्या कंडीशंस बनेगी। तो अब हमारी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, पहले का आधा हो जाएगा। तो पहले का आधा होगा यानी आर के प्लेस पे हमें क्या रखना, r/2 सेकेंड केस में। तो अब इस कंडीशन में इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला कंडीशन जब निकालेंगे तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r²। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज हो जाएगी r²/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो E2 की वैल्यूज़ है वो क्या आ रही है, ये 4 × E1 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या फाइंड हुआ, यहाँ से रिजल्ट हमारा फाइंड हो रहा कि हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो हमारी जो है इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मूल वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितने गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना होगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, कितने गुना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, पॉइंट चार्ज के कारण। अब इसी का सेकेंड पार्ट फाइंड करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव कह रहा तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण देख लेते हैं क्या कंडीशंस बनता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के अगर हम फार्मूला देखें तो E क्या होता है, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस होता है 1/4πε0। ठीक, ये ε0। ठीक, और ये बन जाएगा 2p/r³। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, ये आपका आर का क्यूब यानी कि तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम कंडीशन रखें तो ये क्या हो जाएगा, अब आर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, r/2। ठीक है ना, आधी करेंगे तो यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यानी कि E' वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो गया r⁻² r/2। ठीक, तो यहाँ पे जब रखेंगे r/2 का होल क्यूब तो यहाँ से कंडीशंस क्या बन जाएगा, E' ये बन जाएगा 1/r³ और 2 का क्यूब यानी कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या निकल के आ रहा कि E' जो है वो हमारी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने टाइम आ रहा है, 8 गुना आ रहा है। ठीक, कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड वाला ऑप्शन। तो थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं क्या कंडीशंस का आ गया है। तो इसमें क्या होगा, तो थर्ड वाला कंडीशंस यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड वाले केस में क्या है, इनफाइनाइट चार्ज। ठीक, तो इनफाइनाइट चार्ज है तो इनफाइनाइट चार्ज सीट के लिए क्या कंडीशंस होती है यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड केस, तो आपको पता है कि जो इनफाइनाइट चार्ज सीट की कंडीशन जो होती है वो E क्या होता है, तो σ/2ε0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारी E जो है वो R पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, चूँकि E R पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। तो जब निर्भर नहीं करती है तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी, पहले वाली तीव्रता के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा, यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा कि अगर हम जो है अनंत विस्तार की चादर पे जो है अगर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज होगी। ठीक है ना, क्या होगी, अनचेंज्ड। ठीक होगी, ये ध्यान रखना। तो ये हो गए भैया तीनों ऑप्शन के राइट आंसर। ठीक, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा। तो इस बार भाई क्या है, ये जो है न्यूमेरिकल्स है तो इसको आराम से फाइंड कर सकते हो। क्या कह रहा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए रिगेंस इन गिवन एज ई इक्वल टू, तो यहाँ पे ई की वैल्यूज़ गिवन है, तो ई इक्वल टू क्या गिवन हो गया, तो यहाँ पे है 1.2 आई कैप और प्लस 1.6 जे कैप। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, न्यूटन पर कूलम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एसोसिएटेड with a rectangular surface area 0.2 स्क्वायर मीटर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड के पैरेलल है, तो वाई जेड यानी कि जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के की वैल्यूज़ क्या होती, आई होती। ठीक, ये कंडीशंस बनेगा, यानी यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो कितना दे दिया गया है, 0.2 आई कैप। ठीक, तो चलिए हम यहाँ से क्या निकालना है, हमें फ्लक्स ही तो फाइंड करनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का सल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ई की वैल्यूज़ क्या गिवन है भाई, तो वेक्टर ई इक्वल टू गिवन है 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप। ठीक, साथ में एरिया वेक्टर भी दे दिया गया कितना, 0.2 आई कैप। ठीक, तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, चलो पुट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ एरिया वेक्टर में और कोई पार्ट दिया नहीं, केवल आई का पार्ट दिया, तो इसको आई से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो इसमें एरिया यही तो गिवन है ना, देख लेते हैं 12, हाँ ठीक। तो चलो वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो, तो क्या कंडीशंस बनेगा, तो ये हो गया आपका फाई ई इजकल टू ई की वैल्यूज हो गई 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है 0.2 आई कैप से। ठीक, तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बाद दूना 24, ये हो जाएगा, दो अंक बाद दशमलव, ये हो जाएगा इंटू आई डॉट आई। तो आई डॉट आई की वैल्यूज़ क्या होती है, आई डॉट आई की वैल्यूज़ होती है 1। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ होगी 0.24। ठीक, वोल्ट मीटर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चंस को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहले तो क्या कह रहा है, डिफाइन द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या करना है, फ्लक्स बताना है, और साथ में क्या कर रहा है, एंड राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी लिखनी है, तो आगे मैं बता चुका हूँ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया ए इक्वल टू 4K स्क्वायर मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताया है, सेम वैसा ही है। ठीक है ना, तो इसको आप आराम से फाइंड कर सकते हो, 13 नंबर। ठीक है ना, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, तो ई की वैल्यूज़ भी दिया है और ए की वैल्यूज़ भी दिया है, आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव रखें, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा भैया, कितना होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखो समझो, ये मान लो कोई सिलेंडर है। ठीक, यही तो कहा गया, सिलेंडर, सिलेंडर नहीं कहा गया, कुछ और कहा गया। क्या कहा गया है, एक बंद पृष्ठ के भीतर, कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक, सिलेंडर नहीं, कोई भी ले लो, चलो ये ले लेते हैं, ये कोई आपका बंद पृष्ठ है। ठीक, अब इसके भीतर में एन वैद्युत द्विध्रुव हैं, ये जैसे होंगे। ठीक, ये यहाँ पे, ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब आपको पता है कि द्विध्रुव क्या होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज से बना होता है। ठीक, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इसका टोटल चार्ज निकालें, ठीक है ना, तो Q इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, Q डैश से दिखा दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब टोटल चार्ज 0 हो गया, तो
यहाँ पे जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो फाई ई इक्वल टू भी हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, फ्लक्स कितना होगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप दीजिए। क्या लिखा है, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था, Q इक्वल टू आपसे दे दिया गया 2 माइक्रो कूलाम, और इस बार इन्होंने साइड दे रखी है कि ना 0.2 मीटर। ठीक, इस बार भी घन की ही बात किया गया, तो आपको सीधे से निकाल लेना। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, इसको HW कर लीजिएगा। ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रा लिखो, हो चुका है। ठीक, स्थिर विद्युत्की में गॉस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, हो चुका है। किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। इस वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन वही है जो अभी हमने आपको बताया था डेरिवेशन में। ये देखो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, सबसे स्टार्ट में ही बताया गया था। ठीक, कहाँ गया भाई, चलो देख लेना कहाँ पे है। ठीक, हम आपको यहाँ पे इसका जवाब दे देते हैं क्या होगा। ठीक, तो ये देखो ध्यान से रखना, आपको याद है फाई बराबर क्या फार्मूला आया था, 1/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई 1, यही तो था। ठीक, तो इसी फार्मूले पे पुट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या कह रहा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतना आवेश है और इसके वक्र पृष्ठ यानी कि जो सरफेस था, है ना, ये देखो ये कंडीशन है, ये सिलेंडर है, तो ये वाले सरफेस से तो ये फाई 1 है ना, ये क्या था, फाई था, और ये फाई था। ठीक, ये था, तो इसकी वैल्यूज़ फाई 1 की दे दिए हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यूज़ गिवन है 1.5। ठीक, इतना है। तो इसके किसी एक सरफेस से पूछ रहा, तो यही तो है, तो चलिए इस पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ पे Q की वैल्यूज़ हो गया 17.7 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ आपको पता ही है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया। ठीक, माइनस फाइव 1.5, यही तो गिवन है, तो ये रख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, इतना ही तो गिवन है ना, 1.5। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ 2 डिजिट यहाँ भी है ना, तो यहाँ पहले आप क्या करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, पहले हम यहाँ से 12 से 12 को कैंसिल कर दिए। ठीक, अब यहाँ जीरो इंक्रीज करके ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दो, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 885 दूना 1770 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हो गया 2 माइनस 1.5। ठीक, ये हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 0.5। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक, और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस का जवाब भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक, तो क्या है, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये इंग्लिश में उसी का पार्ट है। ठीक है ना,
क्या लिखा है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर, ठीक। तो यहाँ पे क्या गिवन है, इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। तो अनंत रेखीय आवेश इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ठीक है ना, प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द नियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितना है, 2 मीटर है, ठीक। और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की वैल्यूज़ वो कितना है, 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो क्या फाइंड करना है हमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको पता है यही यल हमारी क्या होगी, आर होगी, और आपका कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, तो ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपान आर, ठीक। तो बस इसी पे पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तुरंत इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए रख दीजिए, कितना हो जा रहा है, तो ई इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁹ ठीक, इंटू 2, लेमडा फाइंड करना है अपॉन आर। अब आर के प्लेस पे आर की वैल्यूज़ पुट कर दो भाई, तो आर के प्लेस पे आर की वैल्यूज़ कितना दिया गया, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। ये हो गया कितना, 2। अब यहाँ देखो, इस 2 से इस 2 को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल। तो अब इसकी वैल्यूज़ रख दो, तो ये हो गया 4.5 इंटू 10⁴ इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 9 इंटू 10⁹ लैम्डा, ठीक। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 4.5 इंटू 10⁴ अपान लैम्डा। जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹, ठीक। अब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.95 45 इंटू 10⁻9 ऊपर गया, माइनस का 5 हो गया, ठीक। पॉइंट इधर ट्रांसफर कर दिया, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 10⁻6, ठीक। ये हो गया। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत्की में गॉस की प्रमेय लिखिए। हो चुका है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, आवेश समान आवेश घनत्व की दो वैद्युत रोधी प्लेटें चित्र अनुसार रखी हैं, बिंदु P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसकी वैल्यूज निकालना है 20 नंबर्स, ठीक है ना। तो आगे भी इसका क्वेश्चन है, राइट द गॉसेस थ्योरम इन ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज मीन बाय द इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू insulating plate of equal charge density are placed as so in the figure, find the electric field density at point P and Q। तो ये फिगर ड्रा है, तो इसे जो है इस पॉइंट P और Q पे हमें इसका जो है क्या बताना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक। तो सबसे पहले हम समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जान लेते हैं क्या होती है, ठीक। तो ये देखिए, ये हो गई आपकी समविभव पृष्ठ। क्या है भैया, समविभव पृष्ठ, समविभव, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक। ये हो गया, ठीक। तो क्या होता है इसका फार्मूला, ध्यान दीजिए, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है भाई, ध्यान दीजिए, लिखा है एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। कोई भी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक। तो इसके बाद हमें क्या करना है, उसका डेरिवेशन करना है, ठीक।
तो यहाँ पे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक। इस पे चार्ज का प्लस का है, इस पे चार्ज माइनस का है, ठीक। यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ पे पॉइंट क्यू है ना। तो यहीं पे हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये है। तो इसके लिए क्या करना है ये ध्यान दीजिए, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रत्येक प्लेट्स का जो है इलेक्ट्रिक बैलेंस, तो हम लोग डेरिवेशन कर ही चुके हैं। तो ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट आर सेम, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज विल बी सेम। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो होगा सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। देखो ये प्लेट P1 है और ये प्लेट है ना, ये पॉइंट है। अब देखो इस पे चार्ज क्या है, प्लस का है, और इस पे चार्ज क्या है, माइनस का है, ठीक। तो आपको पता है कि प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं स्टार्ट होती और इन्फाइनाइट पे जाके एंड हो जाती। तो ये कंडीशंस हो जाएगा। और आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है कि आवेश इन्फाइनाइट से स्टार्ट होके और जो है चार्ज पे जाके फिर, तो इस कंडीशंस में E1 और E2 दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों के डायरेक्शन सेम है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक। तो जब E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब डायरेक्शन सेम तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब E1 और E2 की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो। तो इसके डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, टू, ये कंडीशंस क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर ये लिख दिया गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या है ये ध्यान दीजिए। फिर अगला सेकंड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज, ठीक। तो भाई ध्यान रखना, इसका मतलब हो गया कि हमें बिंदु क्यू पर इसका जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर यानी चित्र के अनुसार रिजल्टेंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू पी, तो पॉइंट पी पे, तो ये पॉइंट पी ही तो था ना। अब सेकंड केस में देखते हैं, तो सेकंड केस में कंडीशंस क्या है ये देखो ध्यान से। ये हो गया, तो यहाँ पे फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज है, ठीक। ये हो गया, ठीक। इस बार जो क्यू चार्ज है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से जब चार्ज देखें तो ये आपकी E1 जो होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो चार्ज का डायरेक्शन जो होगा ये इधर का हो जाएगा, ये E2 ये हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं। तो जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक। और जब दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा कितना, ज़ीरो। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ज़ीरो, ठीक। तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो रहा है, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुधार चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो उसमें सुधार कर दिया जाए। याद रखना यहाँ हम फर्स्ट जो है रिवीजन केवल करवा रहे हैं, ठीक है। इनको अच्छे से आप तैयार करिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो इनको सबको आप अच्छे से तैयार कर लो और इसी टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ज़्यादा आप इधर उधर बुक के चक्कर में मत भागिए, ठीक। तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, बस आपका ये चैप्टर हो गया तैयार। तो जैसा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।